कल शेप स्ट्रक्चर से इसे कंपेयर करते हैं। पहले देख लो कैसे बनाना है, फिर बनाना अपनी नोटबुक। तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली 8 की तरह नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। जैसे हम 8 लिखते हैं ना, उस जैसा नहीं होता है स्ट्रक्चर, उससे थोड़ा अलग है। ये स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड जैसे समझाऊं, अगर ट्विस्टेड, आप इधर देखो, आप इस चीज को देखो, यहाँ पर हमें ये डिप्रेशन जो है ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये डिप्रेशन क्या हो गया, छोटा हो गया ना। जो बच्चे ऑनलाइन है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो इसमें आप देखो कि पहले ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर डिप्रेशन बड़ा है, फिर नेक्स्ट केस में क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन जहां बड़ा है उसके सामने क्या है, छोटा है, और जहां इधर छोटा है उसके सामने ये बड़ा है। इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव, ग्रूव मतलब डिप्रेशन, और ये हो गया इधर माइनर ग्रूव। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब करो ये। बना लिया? अब आगे देखो। तो अब इसे हम कंपेयर करेंगे जो दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर हमने बनाया। केमिकल स्ट्रक्चर में भी हमें दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं। एक स्ट्रैंड जो है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रैंड इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो यहाँ पर भी हमें दो लाइंस दिख रही हैं, और वो दो लाइंस आपस में हेलिकली प्लेस्ड है। ठीक है, वो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। तो अगर हमें ये केमिकल स्ट्रक्चर इस दूसरे हेलिकल स्ट्रक्चर से कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमें ये फॉस्फेट दिख रहा है, ठीक है, एक स्ट्रैंड की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है। फॉस्फेट के नीचे कौन से नंबर वाला कार्बन है, 5th कार्बन है ना, 5 प्राइम कार्बन। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैंड को यहाँ पर लिखते हैं 5 प्राइम। एक स्ट्रैंड को हमने यहाँ पर लिखा 5 प्राइम, मतलब वो 5 प्राइम कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। एक को आप 5 प्राइम लिख लो, 5 प्राइम कार्बन से वो बिगिन हो रहा है। ठीक है, अब ये स्ट्रैंड जहां खत्म होगा वहां कौन सा कार्बन होगा? जैसे इस शुगर के नीचे फिर जब दूसरी शुगर आएगी, ठीक है, तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम कार्बन से जुड़ा होता है। तो 3 प्राइम के साथ वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता हुआ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। फिर दूसरे के नीचे तीसरा न्यूक्लियोटाइड,
फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, सो ऑन, ये लॉन्ग चेन जा रही है। जो सबसे आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा, मान लो ये सबसे आखिरी है, इसमें 3 प्राइम कार्बन खाली होगा, 3 प्राइम पे OH लगा होता है, 3 प्राइम कार्बन पे यहाँ OH होता है, तो वो खाली होगा। तो सबसे लास्ट जो यहाँ पर होगा उसको आप 3 प्राइम लिख लो। 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप लिखूं मैं? यहाँ पर OH लिख दूं, और 5 प्राइम पे क्या लिखूं? फॉस्फेट ग्रुप। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना, तो यहाँ आपने इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप लिखा और 3 प्राइम पे OH लिख दिया। अब आ जाओ दूसरे स्ट्रैंड पे। दूसरा स्ट्रैंड उल्टा है, तो उसमें सबसे ऊपर जो कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे वो देखो, ये 3 प्राइम कार्बन है जो खाली है, इस पे OH लगा हुआ है ना, तो 3 प्राइम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखो 3 प्राइम दूसरे स्ट्रैंड पे, और जहां ये स्ट्रैंड खत्म होगा वहां कौन सा कार्बन होगा जो फॉस्फेट को जोड़ रहा है? 5 प्राइम। तो जहां 3 प्राइम लिखा है उसके साथ OH लिख दो, जहां 5 प्राइम लिखा है वहां क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अब आ जाते हैं हम, इसका मतलब DNA स्ट्रैंड की 2 डायरेक्शंस होती हैं। एक डायरेक्शन क्या है? पहले स्ट्रैंड की 5 प्राइम से 3 प्राइम। दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन बताओ? 3 से 5 प्राइम। तो यहीं से शो हो रहा है DNA के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, इन्वर्टेड है, उल्टे हैं एक दूसरे के। अब एक स्ट्रैंड की बात करते हैं जो 5 से 3 प्राइम है। ठीक है, उस स्ट्रैंड पे देखो, उस स्ट्रैंड पे सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले देखो 5 प्राइम के नीचे शुगर है ना, 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के नीचे शुगर है। ठीक है, तो इस फॉस्फेट से मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे शुगर अटैच कर दी, S लिख दिया। अब देखो शुगर के नीचे क्या आ रहा है? शुगर के नीचे दोबारा फॉस्फेट आ रहा है ना, तो मैंने इसी शुगर से आगे ऐसे फॉस्फेट अटैच दिखाया। फिर ये फॉस्फेट के नीचे क्या है? अगेन शुगर है, फिर मैंने शुगर लिख दिया। सो ऑन, ये चीज चलती जाएगी यहाँ पे, इस तरह से चलती जाएगी। अब दूसरे स्ट्रैंड को देखो, दूसरा स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम वाला, ठीक है, उसमें सबसे पहले शुगर है, जो 3 प्राइम शुगर का ही है, तो यहां पर मैंने ऐसे शुगर लिखा। शुगर के आगे क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। फॉस्फेट के आगे अगेन शुगर, फिर अगेन फॉस्फेट, सो ऑन, ये चेन यहां पर ऐसे चलती जाएगी। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, या जो ये हेलिक्स है, इसकी बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है ऑल्टरनेटली। पहले शुगर आ रहा है, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, दोनों स्ट्रैंड में यही है। इसका मतलब स्ट्रक्चर में जितने शुगर होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे? उतने ही फॉस्फेट भी प्रेजेंट होंगे। सिंपल है ये तो। अब देखो, शुगर से फॉस्फेट तो जुड़ा ही होता है, शुगर से ये नाइट्रोजनस बेस भी जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले शुगर पे कौन सा बेस जुड़ा हुआ है? एडेनिन जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले शुगर पे यहाँ पर ऐसे छोटा सा एडेनिन लिख दो, और दूसरे स्ट्रैंड पे शुगर पे क्या जुड़ा हुआ है? थाइमिन जुड़ा हुआ है। बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के आमने सामने हो गए। ठीक है, अब दूसरे शुगर पे देखो क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले स्टैंड पे दूसरे शुगर पे कौन सा बेस है? ग्वानिन है, तो इस G के साथ मैंने ग्वानिन लिखा। और उसके सामने वाले शुगर पे क्या अटैच है? साइटोसिन अटैच है। बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ठीक है,
G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। फिर उसके बाद ये चेन रैंडम होती है, कोई फिक्स नहीं होता कि पहले A और T आएंगे फिर G और C आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो फिर दोबारा C आ गया, इस पे इधर C आ गया, तो इधर क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में उल्टा G आएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, ऐसे ये चेन चलती जाएगी। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब इन्हीं के पॉइंट्स को लिखते हैं जो हमने अभी पढ़ा। सेलिएंट फीचर्स ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फीचर्स, जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड हेलिक्स। दो स्ट्रैंड है उसके, और ट्विस्टेड हेलिक्स, हेलिकल उसकी शेप है तो हेलिक्स बोल रहे हैं। ट्विस्टेड का मतलब क्या है कि जो ग्रूव में समझा रहा था, मेजर माइनर ग्रूव, वो ऐसे ट्विस्टेड है, ऐसे मैनर में, वो स्ट्रेट 8 की तरह नहीं है, वो ट्विस्टेड मैनर में है। डबल स्ट्रैंडेड को शॉर्ट में स्मॉल डी स्मॉल एस लिखते हैं। स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, मतलब इन्वर्टेड। स्ट्रैंड्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड हैं या एंटी पैरेलल है। दैट इज, अगर फर्स्ट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है, यही लिखी थी हमने। एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम से स्टार्ट किया था, 3 प्राइम पे एंड किया था, तो सेकंड स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम। सेकंड स्ट्रैंड, इसी को एंटी पैरेलल या इन्वर्टेड कहते हैं। बैकबोन ऑफ हेलिक्स is formed by sugar and phosphate। हेलिक्स की बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। बैकबोन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रैंड्स का जो स्ट्रक्चर है, वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। नेक्स्ट, तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ है, एन बेस आर प्रेजेंट इनसाइड हेलिक्स। हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस।
परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। क्या मतलब है इसका? जैसे केमिकल स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर जो बेसिस हैं वो अंदर की तरफ है हेलिक्स के, ठीक है, ए और टी। ये ए यहाँ पर शुगर के साथ जो ए अटैच है, ये बाहर की तरफ भी तो हो सकता था, और टी भी बाहर की तरफ हो सकता था। लेकिन क्या अगर ये बाहर की तरफ होते तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता? नहीं बनता। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ने दोनों स्ट्रैंड को जोड़ रखा है ना, ठीक है। तो बेसिस कहाँ होंगे? हेलिक्स के अंदर की तरफ। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, ये डीएनए की एक्सिस होगी, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सिस ऐसे जाएगी, एक इमेजिनरी लाइन, ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अब आप बेसिस को देखो, किस एंगल पे है वो? परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे है ना इस लाइन से। तो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस का मतलब समझ में आ गया? बेसिस इमेजिनरी लाइन से या एक्सिस से परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है चार गैप रूल। चार गैप एक पर्सन का नेम है जिसने इन नाइट्रोजनस बेसिस पे काम किया था डीएनए के, और उसने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। तो उन्हीं पॉइंट्स को चार गैप रूल के अंडर पढ़ते हैं। इसने क्या क्या बोला था चार गैप ने? इसने बोला था कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और दूसरा क्या आएगा? ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं। एडेनिन पेयर बनाएगा थाइमिन के साथ, एटी पेयर, और ग्वानिन पेयर बनाएगा साइटोसिन के साथ, जीसी पेयर। इन्हें बोलते हैं बेस पेयर्स। बेस पेयर्स, बेसिस का पेयर चाहिए। एक पेयर होगा एडेनिन और थाइमिन का, एक होगा ग्वानिन और साइटोसिन का। ये बेस पेयर है। तो कितने बेस पेयर हो गए डीएनए में? 2 बेस पेयर हो गए, अलग अलग टाइप के। एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल्स टू, किसके नंबर के इक्वल होगा ये? नंबर ऑफ थाइमिन। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटोसिन। तो अगर मैं इन बेसिस को सम कर दूं, ए प्लस जी, तो ये सम किसके इक्वल होगा? टी प्लस सी। तो ए प्लस जी हो गया सम ऑफ प्यूरिन्स। एक डीएनए में जितने भी प्यूरिन्स प्रेजेंट है उनका सम किसके इक्वल होगा? सम ऑफ
पायरिमिडिन्स, डीएनए में जितने भी पायरिमिडिन्स थे उनके सम के वो इक्वल होगा। नेक्स्ट, फिर एक और चारगैफ ने रूल दिया कि a प्लस टी को अगर हम डिवाइड करते हैं g प्लस सी से, अगर हम ये एक रेशो निकाल लें कि एक सेल के न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी डीएनए, उस डीएनए में जितने भी a प्लस टी का काउंट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, g प्लस सी से। जो रेशो आएगी, जो भी कैलकुलेट करके रेशो आएगी, दिस रेशो इज कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। ये रेशो किसी एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज का मतलब है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज जैसे होगी, जितने भी डॉग्स होंगे हर डॉग में अगर आप उसके डीएनए के a प्लस टी और g प्लस सी को कैलकुलेट करोगे तो वो सेम वैल्यू फिक्स रेशो आएगी। सभी ह्यूमंस में भी ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। हालांकि डीएनए थोड़ा सा वेरी करता है हर ह्यूमन का, स्टिल ये रेशो जो है एक सेम रेशो आती है। तो अगर आपके पास कोई एक अननोन ऑर्गेनिज्म है, आपको मान लो कोई अननोन बैक्टीरिया मिल गया कोई, उस बैक्टीरिया के डीएनए को आपने पूरा एनालाइज कर लिया कि उसमें क्या क्या बेसिस का पेयर है, ठीक है, उसके दोनों स्टैंड पे, फिर आपने a प्लस टी जी प्लस सी कर लिया, रेशो आपको पता चल गई। फिर आपको अगर पता करना है कि ये बैक्टीरिया किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो जो भी नॉन डेटाबेस होगा पहले से पता होगा कि अगर ये रेशो आ रही है तो ये बैक्टीरिया है, उससे मैच कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा वो अननोन बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। मान लो वो रेशो आ ही नहीं रही है तो वो कोई नई स्पीसीज होगी, उस नई स्पीसीज को कोई नेम दे देंगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, जितने शुगर होते हैं डीएनए में, नंबर ऑफ शुगर वो किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉस्फेट। जितने शुगर हैं उतने ही फॉस्फेट है। तो ये हो गया चारगैफ रूल। यहां पर चारगैफ रूल के 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, 6th पॉइंट सेलिएंट फीचर्स का। फॉर 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, फॉर 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के एक टर्न का मीनिंग क्या होता है पहले उसे समझो। हेलिक्स के एक टर्न का मीनिंग, तो जैसे ये कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। 1 टर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इस पॉइंट को कंसीडर करो, ये पॉइंट दोबारा सेम ओरिएंटेशन में कब रिपीट हो रहा है होएगा, क्या ये पॉइंट और ये रेड वाला पॉइंट सेम है,
ओरिएंटेशन नहीं है। क्या ये रेड वाला पॉइंट और ये ग्रीन पॉइंट सेम होंगे? इन दोनों की सेम ओरिएंटेशन है ना, इसे बोलते हैं वन टर्न। इस कंप्लीट को ये वन टर्न है। ये हेलिक्स यहाँ पर एक टर्न अपना पूरा ले चुका है, अब वो दूसरे टर्न के लिए जा रहा है। आया पॉइंट समझ में? दिस इज वन टर्न ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो इस एक टर्न में का मतलब होता है कि हेलिक्स 360 डिग्री रोटेट कर चुकी है। हेलिक्स अपनी सेम ओरिएंटेशन पे दोबारा आ गई ना, जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल स्टार्ट हुआ और दोबारा से वो अपने एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो 360 डिग्री हो गया ये। तो इसे भी वन टर्न को भी 360 डिग्री बोलते हैं कि हेलिक्स 360 डिग्री टर्न कर गया, वो सेम ओरिएंटेशन पे आ गया अपनी। तो आगे के पॉइंट्स इस वन टर्न के लिए, हेलिक्स के एक टर्न में कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। ठीक है, इसे शॉर्ट में बीपी लिखते हैं, बेस पेयर्स को शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। अभी मैंने आपको बेस पेयर का मीनिंग बताया था, ए और टी एक बेस पेयर है, जी और सी दूसरा बेस पेयर है। तो ऐसे ऐसे कितने बेस पेयर एक टर्न के अंदर आएंगे? 10 बेस पेयर्स आएंगे। मेरे को ये बताओ 10 बेस पेयर में कितने टोटल नाइट्रोजनस बेस हुए? अगर 10 बेस पेयर है तो नाइट्रोजनस बेस कितने हुए? 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, कितने होंगे? 20 होंगे ना। एक पेयर में कितने बेसिस हैं? 2 हैं, तो 10 में कितने होंगे? 20 होंगे। तो वन टर्न में कितने बेसिस आगे टोटल? 20 बेसिस आगे, और बेस पेयर कितने आगे? 10 बेस पेयर आगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। इसी को बोलते हैं राइज ऑफ हेलिक्स। राइज ऑफ हेलिक्स, दो बेस पेयर के जो बीच का डिस्टेंस है उसे कहा जा रहा है राइज ऑफ हेलिक्स, और इसकी वैल्यू होती है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। इसको अगर मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं तो एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा? ये नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। तो नैनोमीटर बड़ी यूनिट है। नैनोमीटर से अगर आपको एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये कन्वर्जन है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। राइज का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे एक बेस पेयर मान लो कि यहाँ पर है, ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर है, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। दो बेस पेयर के जो बीच का डिस्टेंस है, दो बेस पेयर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पर बताया गया है। वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। आ रहा है समझ में? तो मेरे को बताओ, अगर वन टर्न की लेंथ पूछी जाए कि इस पूरे वन टर्न की लेंथ क्या होती है, तो क्या बताओगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम कैसे बताया? मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 बेस पेयर्स हैं। 3.4 एंगस्ट्रॉम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से 10 मल्टीप्लाई से, करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 10 बेस पेयर्स हैं। क्योंकि उसमें 10 बेस पेयर है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाए, उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ
1 टर्न इक्वल्स टू पिच ऑफ हेलिक्स। ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर इंटू 10। 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर है ना ये, और ये हो गया 10 बेस पेयर 10 बेस पेयर पर टर्न। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी पर टर्न? 3.4 नैनोमीटर पर टर्न। एक टर्न की लेंथ हो जाएगी 3.4 नैनोमीटर। कोई सी एक यूनिट याद करो, या तो नैनोमीटर याद कर लो या एंगस्ट्रॉम याद कर लो, दोनों को एक साथ याद मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जो नैनोमीटर 3.4 पिच के लिए आ रहा है, वही एंगस्ट्रॉम 3.4 किसके लिए आ रहा है? राइज ऑफ हेलिक्स के लिए। अगर आपने दोनों को याद करा एक साथ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3.4 किसके लिए था, वो पिच के लिए था कि राइज ऑफ हेलिक्स के लिए था। आप नैनोमीटर में याद कर लो, और कन्वर्जन याद रखो कि क्वेश्चन में अगर एंगस्ट्रॉम पूछता है तो मैं नैनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, एक चीज याद रखो। बाकी आपको लिखवाने के लिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ 34 एंगस्ट्रॉम पर टन। हेलिक्स कितना डिग्री रोटेट करेगी पर बेस पेयर? हेलिक्स रोटेट्स 36 डिग्री पर बेस पेयर। हर बेस पेयर के साथ हेलिक्स 36 डिग्री रोटेट कर रही है। कैसे हुआ ये 36 डिग्री? 360/10। 360 डिग्री का मतलब हमने क्या पढ़ा? 1 टर्न, और Yes, उसमें sir. कितने बेस पेयर हैं? 10 है, 10. तो उससे डिवाइड कर दिया हमने। 360 डिवाइडेड बाय 10, तो 36 डिग्री 36 डिग्री पर बेस पेयर आ गया। तो हर बेस पेयर के साथ हेलिक्स इतना रोटेट करेगी कि 10 बेस पेयर के बाद क्या होगा? 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। एक आखिरी पॉइंट लिख लो, डायमीटर ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का डायमीटर या तो थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस है इसकी 2 नैनोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम कितना लिखो? 20 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस का मीनिंग क्या होता है? थिकनेस होती है जैसे ये हेलिक्स है, और इसमें जैसे आपको जैसे आप इस चीज को थिकनेस बोलते हो, ये है थिकनेस 2 नैनोमीटर, ये थिकनेस है। जो हेलिक्स की थिकनेस है वो क्या है? ऑलमोस्ट सेम है थ्रू आउट। ठीक है, हेलिक्स की थिकनेस है यहाँ पर 2 नैनोमीटर। अब ये 2 नैनोमीटर फिक्स क्यों हुई? ये फिक्स इसलिए हुई, जरा आप ध्यान से देखो बेस पेयरिंग या स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे इधर अगर शुगर है तो दूसरी तरफ भी शुगर है, जो शुगर की थिकनेस होगी वो तो दोनों के लिए बराबर होगी। फिर आया एडेनिन, एडेनिन प्यूरिन है, प्यूरिन में कितनी साइक्लिक रिंग्स होती हैं? एक के दो रिंग्स होती हैं, तो एडेनिन की यहाँ 2 रिंग्स आ जाएंगी। थाइमिन होता है पायरिमिडिन, उसमें कितनी साइक्लिक रिंग्स है? एक रिंग होती है। तो ए और टी की 3 रिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे, एक रिंग शुगर की इधर, एक रिंग शुगर की इधर, तो टोटल 5 रिंग्स होगी एक लाइन में। तो इसकी कुछ 5 रिंग्स की कुछ थिकनेस हो जाएगी। अब इसकी थिकनेस देखो, शुगर तो सेम है,
ग्वानिन होता है प्यूरिन, तो कितनी रिंग्स? 2। साइटोसिन होता है पायरिमिडिन, तो कितनी रिंग? 1। तो टोटल यहाँ पर भी 5 रिंग्स होगी, तो थिकनेस सेम रहेगी ना, जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि बेस पेयरिंग होती है प्यूरिन की पायरिमिडिन के साथ, इसलिए थिकनेस क्या रहेगी? सेम रहेगी। लिख लो। Hence thickness is same. तो ये कंप्लीट हो गए सभी सेलिएंट फीचर्स जो एक डीएनए के बी फॉर्म में होते हैं। अच्छा, जो बी फॉर्म डीएनए है इसे हमने वॉटसन क्रिक मॉडल बोला था, तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, गिवन बाय जेम्स वॉटसन And Francis. एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ईयर था 1953, ठीक है, जब इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। तो इन दोनों ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी of DNA was given by Rosalind Franklin and Morris Wilkins इन्होंने दिया था, ठीक है, सेम ईयर में 1953 में। जो रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, ठीक है, ये पीएचडी की स्टूडेंट थी मॉरिस विल्किंस की लैब में, ठीक है, ये लैब का इंचार्ज था मॉरिस विल्किंस, उसी की पीएचडी स्टूडेंट थी ये रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन एक्सपर्ट थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में। इसमें करते क्या है, जैसे एक्सरे से हम इमेज लेते हैं ना किसी, जैसे एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे स्कैन कराते हैं तो बोन्स की इमेज आ जाती है, ऐसे ही वो क्या करती थी, बायोमोलिक्यूल्स को अगर आपको इमेज करनी है तो आपको पहले उसके क्रिस्टल बनाने पड़ेंगे, सॉलिड फॉर्म में उसे बनाना पड़ेगा। जैसे शुगर के आपने सुक्रोज के क्रिस्टल बनाने तो वो चीनी बन जाएगी, वो क्रिस्टल है, फिर उस क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फेंकी जाती है, ठीक है, जब एक्सरे उस पर गिरेगी तो उसकी एक इमेज बन के आएगी, उस इमेज को फिर रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसने डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो बताया था। तो इसकी स्टोरी ये थी कि जैसे रोजलिंड जो थी ये एक्सपर्ट थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करने में, तो किसी दूसरी लैब का कोई एक पर्सन आया डीएनए का सैंपल लेकर इसके पास, ठीक है, उसने बोला कि मेरे पास डीएनए का सैंपल है और आप इसको इमेज करो क्योंकि आप एक्सपर्ट हो एक्सरे इमेजिंग में। तो रोजलिंड ने उसको इमेज किया और डीएनए का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर उसे दिखा। उस इमेज को देख के उसे पता चल गया कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है,
हेलिकल 2 स्ट्रैंड है, तो उसको ये चीज पता चल गई और ये उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डीएनए उस टाइम पे जस्ट पता चला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी फाइंडिंग थी रोजलिंड के लिए कि उसने डीएनए का स्ट्रक्चर पहचान लिया उसको एक्सरे करके। तो रोजलिंड का फिर मन बदल गया, उसने कहा कि मैं इस पे काम करूंगी, हालांकि सैंपल किसी और का था, उसका वो काम भी नहीं था, उसने वो अपना काम बना लिया, ठीक है, ह्यूमन नेचर होता है। तो फिर उसने क्या किया, अपने कॉलेज में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर ही, और ये बता दिया कि मैंने इस स्ट्रक्चर को ढूंढा है, और सेमिनार में वो बहुत कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया। मॉरिस विल्किंस जिसकी लैब में वो काम कर रही थी उसको बुलाया नहीं सेमिनार में, जिसके अंडर वो काम कर रही थी, और उसी सेमिनार में ये जेम्स वॉटसन बैठा हुआ था, उसने सब कुछ सुन लिया कि रोजलिंड ने क्या क्या डिस्कवर किया। रोजलिंड ने बहुत सारी फाइंडिंग कर ली थी कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, ये सब फाइंड कर लिया था। बस उसको ये नहीं पता था कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता था कि दोनों स्ट्रैंड कैसे जुड़ते हैं। तो जेम्स वॉटसन इसके पास आया सेमिनार के बाद, उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे अपना रिसर्च वर्क दिखाओ कि आपने क्या क्या फाइंड किया। तो रोजलिंड ने मना कर दिया, कहती नहीं ये तो मेरा काम है, मैं खुद ही करूंगी, हालांकि उसका वो काम भी नहीं था, ठीक है। तो जेम्स वॉटसन को इस बात पे बुरा लग गया, तो वो गया इसके लैब के इंचार्ज के पास और उसको बोल के आया कि उसने सेमिनार रखा है और तेरे को बुलाया नहीं, ठीक है। तो मॉरिस विल्किंस को बुरा लग गया, तो मॉरिस विल्किंस ने जेम्स वॉटसन के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, और वॉटसन ने उसको बोला कि फ्रैंकलिन का जो भी रिसर्च का काम है, जो भी इमेजेस हैं, सारी रिपोर्ट तू मुझे चुरा के मुझे दे दे। तो विल्किंस ने सारा वो काम चुरा के जेम्स वॉटसन को दे दिया, ठीक है। वॉटसन उसको लेके अपने कॉलेज में चला गया, और उसका फ्रेंड था फ्रांसिस क्रिक, उसको जाके उसने दिखाया, ठीक है, उसने वर्क दिखाया। तो समझ तो उन दोनों को कुछ नहीं थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन रिपोर्ट सारी मिल गई उनको। फिर फ्रांसिस क्रिक ने सजेस्ट किया कि एक पर्सन है, चारगेफ नाम है उसका, वो नाइट्रोजनस बेसिस पे काम किया उसने। तो चारगेफ के उन्होंने रिसर्च वर्क पढ़ा कि क्या क्या उसने काम किया था, और वो चारगेफ के रिसर्च वर्क जब उन्होंने फ्रैंकलिन के वर्क पे लगाया तो उन्हें समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एटी और जीसी के बीच में, जो फ्रैंकलिन को नहीं पता था, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों ने चुराए हुए काम को पब्लिश किया अपने नाम से, वॉटसन और क्रिक ने, कि ये दोनों हमने डीएनए का स्ट्रक्चर इमेजिन किया है। वो प्रूफ तो दे नहीं सकते थे, प्रूफ देते तो उन्हें जेल हो जाती क्योंकि वो चुराया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हमने इमेजिन किया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सारा वो स्ट्रक्चर उसने एक्सप्लेन कर दिया। उसके 1 महीने बाद फ्रैंकलिन ने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट के साथ रिसर्च वर्क अपना पब्लिश किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर ये होता है, 1 महीने बाद। लेकिन पहले वॉटसन एंड क्रिक कर चुके थे, तो वो दोनों फेमस हो गए, ठीक है। कई सालों तक ये स्टोरी जो थी वो दबी रही, 40-50 सालों तक, और फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी 1957 में। मरने के बाद नोबेल प्राइज मिलता नहीं है, तो 1961 में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, जेम्स वॉटसन, मॉरिस विल्किंस और फ्रांसिस क्रिक। फ्रैंकलिन तो पहले ही मर गई थी, वो तीनों नोबेल प्राइज ले गए, और कई सालों तक ये स्टोरी दबी रही। फिर ये जो वॉटसन था ये अमेरिकन था, और अमेरिका में इस चीज की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी 1990s में कि ये इन्होंने काम चुराया हुआ किया था, और उन्होंने इसके प्रूफ भी दिखाए, लेकिन वॉटसन मानने को तैयार नहीं था। 2006 में जाके वॉटसन ने कन्फेस किया कि मैंने चुराया था सारा काम, ठीक है। तो क्रिक की तो अभी डेथ हो चुकी है, जो वॉटसन है वो अभी भी जिंदा है, बूढ़ा हो चुका है लेकिन बेचारा। तो इसलिए कई सारे रिसर्चर के नाम आते हैं डीएनए स्ट्रक्चर बताने में।
अच्छा, डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमने बी फॉर्म पढ़ी है जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताई। लेकिन जो दूसरी फॉर्म भी होती है, जैसे एक होता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, अल्फाबेटिकली इन्हें नेम करते हैं, डी डीएनए, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो 5 मेन टाइप्स हैं उन्हें पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी और एक जेड डीएनए। बेस पेयर पर टर्न, अभी हमने बी फॉर्म ऑफ हेलिक्स में क्या पढ़ा कि कितने बेस पेयर होते हैं, 10 होते हैं बेस पेयर पर टर्न बी डीएनए में। लेकिन बाकियों में वेरी करते हैं, जैसे ए डीएनए में 11 बेस पेयर होते हैं, सी डीएनए में 9 बेस पेयर होते हैं, डी में 8 बेस पेयर होते हैं और जेड में होते हैं 12 बेस पेयर, 12 बेस पेयर पर टर्न। हेलिक्स की टाइप, जैसे पहले 4 में जो हेलिक्स होती है वो होती है राइट हैंडेड हेलिक्स, और जो आखिरी है जेड डीएनए, इसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है। राइट और लेफ्ट हैंडेड का मीनिंग क्या होता है? जैसे जो राइट हैंडेड हेलिक्स है उसका अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम देख रहे हो स्ट्रैंड, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड, तो वो ऐसे एस जैसी शेप में होता है, अपनी इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग वो एस जैसी शेप में होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की बात करोगे तो इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है उसकी शेप समवट जेड जैसी होती है, जेड जैसी उसकी शेप है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की। उसका 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन उल्टी होगी। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए जो मिलता है वो राइट हैंडेड होता है, लेकिन ये जेड वाला कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। बस ऐसे याद कर लो, ये इमेजिनरी एक्सिस के अगर 5 प्राइम राइट साइड से हो रहा है, 5 प्राइम अगर कहां से हो रहा है, राइट साइड से, तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स होगी। एक्सिस के अगर 5 प्राइम लेफ्ट साइड से हो रहा है तो हमारी बॉडी में जो डीएनए मिलता है वो होता है बी डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। हर ऑर्गेनिज्म में बी डीएनए होता है, प्लांट्स में भी, बैक्टीरिया में भी, ठीक है, हर किसी में। लेकिन जब डीएनए, जैसे जब एक सेल डिवाइड कर रहा है तो वो पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है ना, एक से दो सेल बन रहा है तो 2 न्यूक्लियस भी बनते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो मतलब डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, डीएनए भी तो डिवाइड करेगा, 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। तो जब डीएनए की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है उस समय दूसरी फॉर्म्स बनती हैं बी डीएनए के अलावा। या फिर हम डीएनए को जब बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, हम सेल से भी बाहर निकाल सकते हैं एक डीएनए को, तभी तो वो क्रिस्टलोग्राफी में उसके क्रिस्टल बना के वो इमेज करेगी। हम डीएनए को जब सेल से बाहर निकालते हैं तब उसकी जो शेप है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बेस पेयर पर टर्न जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो तब हमें डिफरेंट टाइप के डीएनए मिल जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो बी डीएनए।
तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड्स में दूसरा अब हम पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए जो होता है ये जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए का एक ही स्ट्रैंड होता है। डीएनए कैसा था? डबल स्ट्रैंडेड, डीएस लिखा था, इसके लिए डबल एस लिख देंगे, एसएस। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जनरली। तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होनी चाहिए अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो क्या इस पे चार गैप रूल एप्लीकेबल होगा? हेंस चार गैप रूल is not applicable on single stranded RNA। चार गैप रूल यहां एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कुछ वायरस, ऐसे वायरस होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। हमारी बॉडी में जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वायरसेस में कैसा मिल जाता है? एक्सेप्शन है इसकी, सम वायरसेस सच एज रियो वायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो क्या चार गैप रूल लगेगा? उस केस, पर्टिकुलर केस में लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट की एक्सेप्शन हो गया कि उस पे चार गैप रूल लगेगा रियो वायरस के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। तो इन जनरली चार गैप रूल आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन में अगर वो ऐसा लिखता है कि चार गैप रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आरएनए तो वो करेक्ट है, ठीक है। अगर वो ऐसे लिख देता है चार गैप रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आरएनए ऑलवेज, तो अगर ऑलवेज वर्ड जोड़ दिया तो वो लाइन हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्शन है। जनरली चार गैप रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, कुछ आरएनए कैसे होते हैं? कुछ आरएनए में होते तो वो सिंगल स्ट्रैंड ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें डबल स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ इस तरह से होता है, सम आरएनए may contain base pairing on some part। थोड़े से पार्ट में बेस पेयरिंग हो सकती है। जैसे मान लो एक आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। आरएनए ऐसे थ्रेड जैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड है ना वो, तो डबल स्ट्रैंड तो है नहीं, और उसका कुछ पार्ट, थ्रेड का कुछ पार्ट ऐसे कर्ल कर गया लूप में, ठीक है। और मान लो यहां पर अगर एडेनिन है और इधर यूरेसिल है,
अगर इधर ग्वानिन है और इधर साइटोसिन है तो बेस पेयरिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप बन जाएंगे उनके बीच में। तो ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और यूरेसिल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, ऐसे ही ए और यू में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, ए और यू में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। स्टिल यहां पर कुछ पार्ट में बेस पेयरिंग है, तो क्या पूरा का पूरा चारगेफ रूल यहां पर एप्लीकेबल होगा? सम ऑफ प्यूरिन सम ऑफ पायरिमिडिन के इक्वल होगा थ्रू आउट आरएनए? नहीं होगा। उसका क्या चांस है? ऊपर कुछ भी हो सकता है। मान लो ऊपर 50 बार ए आ गया, 10 बार टी आया, सॉरी यू 10 बार आया, तो एडेनिन यूरेसिल के इक्वल नहीं होगा। आरएनए जो होता है इसके टाइप्स, बाकी आरएनए के स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा। न्यूक्लियोटाइड तो बनवा ही दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में आरएनए का, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो सेम रहेगा इसके लिए भी, तो कुछ नहीं करना, बस एक स्ट्रैंड बनाना है और उसमें वही न्यूक्लियोटाइड जो है उसको रिपीट करना है हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। बस थाइमिन नहीं आएगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखानी क्योंकि 2 स्ट्रैंड नहीं होते, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनवा नहीं रहा हूँ। आरएनए के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे सेल्स में जो मिल जाते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक आरआरएनए और एक टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। इसका काम होता है इट डायरेक्शन देता है, इट डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन पढ़ा था आपने, राइबोसोम ऑर्गेनेली का क्या काम होता है उसका? साइट ऑफ क्या होते हैं वो? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है वो। प्रोटीन कैसा बनाएगा राइबोसोम, वो मैसेज पास करने का काम होता है एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेज लेकर आ रहा है और ये मैसेज वो डीएनए से ही लेकर आ रहा होता है। डीएनए पास ऑन करता है अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को कि आप राइबोसोम के पास जाओ और ऐसा प्रोटीन बनवाओ। फिर एमआरएनए राइबोसोम्स के थ्रू वो प्रोटीन बनवाता है। आए समझ में? आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। ये आपने राइबोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ लिया होगा बॉटनी में। आरआरएनए आपने पढ़ा होगा ना, 80s 70s ऐसा कुछ, स्वेडबर्ग जो यूनिट होती है वो सब पढ़ा होगा आपने। वो आरएनए के टाइप्स हो गए, ठीक है। तो हमारे सेल में जो सबसे ज्यादा आरएनए होता है वो आरआरएनए होता है। 80% ऑफ सेलुलर आरएनए इज आरआरएनए। ज्यादातर आरएनए जो हमारी सेल्स में है वो आरआरएनए। टीआरएनए, टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए।
इसके दूसरे नेम भी होते हैं, इसको सॉल्यूबल आरएनए या फिर अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसको आपको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। 12th क्लास में इसका पूरा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, तो वहीं इसका रोल भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। टीआरएनए का काम होता है, इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स for protein synthesis. जैसे जब राइबोसोम पे प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो राइबोसोम को अमीनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो राइबोसोम के पास कौन लेकर आएगा अमीनो एसिड्स? टीआरएनए। वो ट्रांसफर कर देता है, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा वो और राइबोसोम को देता जाएगा, राइबोसोम उन्हें जोड़कर प्रोटीन बना दे। ठीक है, तो ये हो गए आरएनए के टाइप्स। एमआरएनए और टीआरएनए को आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ो। अच्छा, इनकी परसेंटेज जो है 5 से 15%, 10 से 15% ऑफ सेलुलर आरएनए। तो सबसे ज्यादा था आरआरएनए होता है, फिर टीआरएनए होता है, और सबसे कम क्या हो गया फिर? एमआरएनए। तो ये हो गया यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हमारा न्यूक्लिक एसिड्स।